Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of complex analysis from June 2016 question paper. So let's start with the first question. In first question, given that let px be the polynomial of degree d greater than equals to 2, the radius of convergence of the power series. Power series given हमें sum of n equals to 0 to infinity pn z raised to the power n is. So इस सीरीज के लिए हमने आर ओ से फाइंड आउट करनी है. आर ओ से फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे. फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई ए एन प्लस 1 बाई ए एन होता है. यहाँ ए एन हमें डिनोट किया हुआ है पी एन से. अगर गिवन सीरीज को आइडियल सीरीज से कंपेयर करें देन ए एन जेड रेस्ट टू दी पावर एन होता है. सो यहाँ से ये जो ए एन है उसे पी एन दिया. पी एन है हमारा एक्स में दिया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. सो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए. सो पी एक्स हमने पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन ए के डी के, क्योंकि यहाँ डिग्री हमें हमें यहाँ डिग्री डी दी हुआ बट स्टिल हमने के अज्यूम करी. सो यहाँ हमने के अज्यूम कर लिया है. सो अगर पी एन प्लस वन यहाँ ए एन को पी एन से अगर कंपेयर किया है देन पी एन प्लस वन बाई पी एन आ जाएगा. सो पी एन प्लस वन जब भी आएगा देन यहाँ एक्स की जगह हमने एन प्लस वन पुट करना है. सो एक्स की जगह एन प्लस वन और एन एक्स की एक में तो एक्स की जगह एन प्लस वन पुट करेंगे और एक में एक्स की जगह एन पुट करेंगे. तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन बाई पी एन प्लस वन में पी एन आएगा हमारे पास लिमिट ए जीरो प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर प्लस ए एन रेस्ट टू द पावर डी है, क्योंकि हमें यहाँ डिग्री दी हुई है. डी दी हुई है डिग्री. तो यहाँ ये आ गया. सिमिलरली पी एन प्लस वन फाइंड आउट करना है देन ए जीरो प्लस ए वन एन प्लस वन प्लस ए टू एन प्लस वन स्क्वायर प्लस ए एन प्लस वन रेस्ट टू द पावर डी. सो ये आ गया हमारे पास. सो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं लाइक एन रेस्ट टू द पावर डी को कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं. देन यहाँ से एन रेस्ट टू द पावर डी अगर कॉमन आएगा देन ए जीरो बाई एन रेस्ट टू द पावर डी प्लस ए वन बाई एन रेस्ट टू द पावर डी माइनस वन एंड सो ऑन इस टाइप से आएगा. एन टेंस टू इन्फिनिटी होएगा देन ए जीरो बाई एन रेस्ट टू द पावर डी जीरो में चला जाएगा. इन द सिमिलर मैन ये भी जीरो में चला जाएगा, ये भी जीरो में चला जाएगा. बचेगा सिर्फ ए एन, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट वन आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन में. सो डिनोमिनेटर में ए एन आ गया. इन द सिमिलर मैन अगर डिनोमिनेटर में कर देंगे एन प्लस वन रेस्ट टू द पावर डी कॉमन लेके उसे डिवाइड कर देंगे देन यहाँ से हमारे पास सब डिवाइड होके यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा. सो ये फॉर्म जो आएगी ए एन बाई ए एन इंटू आएगा हमारे पास एन रेस्ट टू द पावर डी बाई एन प्लस वन रेस्ट टू द पावर डी आएगा, जिसे हम डी को कॉमन बाहर कॉमन पावर में ले लेंगे देन एन बाई एन प्लस वन रेस्ट टू द पावर डी. इसे सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के देन इसकी वैल्यू वन आएगी, इसकी वैल्यू वन आ जाएगा. सो यहाँ से ए एन बाई एन भी कैंसिल आउट की वैल्यू वन आएगी. सो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू वन आ गई, आर ओ सी वन आ गई. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें देन ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट आ जाएगा. सो हमने डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा के आर ओ सी निकाल ली और इजीली क्वेश्चन को कर लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ जेड इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल रेस्ट टू द पावर वन बाई जेड एट जेड इक्वल्स टू जीरो. जेड इक्वल्स टू जीरो पे इस फंक्शन की हमें रेजिड्यू निकालनी है. सो रेजिड्यू निकालने के सबसे पहले एक्सपोनेंशियल जेड का एक्सपेंशन हम इस तरीके से करते हैं वन प्लस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस जेड क्यूब बाई जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सो सिमिलरली अगर z की जगह हमने एक्सपोनेंशियल वन बाई जेड पुट कर दें देन वैल्यू ये आ जाएगी. और एक्सपोनेंशियल वन बाई जेड का एक्सपेंशन हम दोबारा इससे करेंगे, एक्सपोनेंशियल टू बाई जेड का विद एक्सपेंशन इसी फॉर्मूला से करेंगे. देन हमारे पास वैल्यू आएगी वन माइनस वन प्लस वन बाई जेड प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल जेड स्क्वायर एंड सो ऑन. सिमिलरली इस नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए आएगा और आगे भी यूँ चलता जाएगा. सो हमारे पास रेजिड्यू निकालने के लिए रेजिड्यू एट अ फाइनाइट पॉइंट, किसी फाइनाइट पॉइंट पे अगर रेजिड्यू निकालना है देन रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू बी वन आता है, जहाँ बी वन होता है वन बाई टू पाई आइटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी. देन इसका मतलब हुआ बी वन की वैल्यू ये आती है. सो इसे हम ये भी कर सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ वन बाई जेड माइनस जेड जीरो इन द लोअर एक्सपेंशन. सो यहाँ और सी हमें सेंटर डेट जेड जीरो हमें एक सर्कल दी हुए, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. सो एफ जेड इज एनालिटिक ऑन एन इनसाइड द सी एक्सेप्ट
सेट एट z0 पे इसकी सिंगुलरिटी होगी, सो हमें रेजिड्यू निकालना है z इक्वल्स टू 0 पे। सो रेजिड्यू ऑफ fz एट 0 इक्वल्स टू, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z माइनस z0 लेते हैं, सो z0 की वैल्यू 0 ले लेंगे, देन कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z इन लोरेंट एक्सपेंशन आ जाएगा। सो यहाँ से इसका 1 बाई z का कोफिशिएंट निकालेंगे जब रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 निकालो। सो 1 बाई z का कोफिशिएंट अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं देन 1 बाई z का कोफिशिएंट, यहाँ से 1 बाई z का कोफिशिएंट ये आएगा 1 माइनस 2 फैक्टोरियल बाई 2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। तो यहाँ से इस तरीके से फॉर्म बनती जाएगी। सो 1 बाई z का कोफिशिएंट तो हमारे पास ये आया ना, सो 1 बाई z का कोफिशिएंट अगर ये आ गया है देन इससे अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन ये फॉर्म बन जाएगी 2 बाई 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, और यहाँ से 3 बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये फॉर्म बनी। और ये हमने जब एक्सपोनेंशियल z का एक्सपेंशन देखा है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, सिमिलरली इसको अगर कंपेयर करेंगे देन z इक्वल्स टू -1 होगा, देन एक्सपेंशन हमारे पास ये बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया इस एक्सपेंशन की वैल्यू माइनस एक्सपोनेंशियल -1। तो माइनस एक्सपोनेंशियल -1 अगर ऑप्शन से कंपेयर करें देन ऑप्शन सी यहाँ से डायरेक्टली करेक्ट आ जाएगा। तो सिंपली हमने एक्सपेंशन का एक्सपोनेंशियल z का एक्सपेंशन करके रेजिड्यू का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question given that let pz and qz be two complex non-constant polynomial of degree m and n respectively. The number of roots of pz equals to pz into qz counted with multiplicity is equals to, multiplicity है minimum mn, maximum mn, mn, m plus n एंड m माइनस n। सो इनमें से क्या वैल्यू होगी। सो pz और qz हमें दो नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल दिए और pz एक नया पॉलिनोमियल दिया, देन इसकी नंबर ऑफ रूट्स निकालें। सो नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज में लेंगे इफ f एंड g आर टू नॉन जीरो, टू if f and g have zero order m and n respectively, then hz equals to fz into qz have roots of order m plus n and z equals to 0। यानी m and f और g के रूट्स हमारे पास m and n रूट्स है। सो m and n रूट्स है, देन hz एक नया पॉलिनोमियल जो हमने लिया है fz इंटू qz gz टाइप का, देन उसमें रूट्स होंगे m प्लस n टाइप के। तो अगर इसी फॉर्मूला से इसे कंपेयर करें तो pz में हमारे पास कितने रूट्स हैं, नंबर ऑफ, यहाँ m रूट्स है और यहाँ n रूट्स है। तो pz में कितने रूट्स आएंगे टोटल m प्लस n टाइप के। सो m प्लस n टाइप के आएंगे, देन यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। डायरेक्ट रिजल्ट से हमने यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट D be the open unit disk and C and HD be the collection of all holomorphic function on it. Let S equals to, S में एक सेट दिया F belongs to HD, इसमें F है f1/2 पर वैल्यू 1/2 आती है, f1/4 पर वैल्यू 1/4 आती है एंड सो ऑन, f1/2n की वैल्यू 1/2n आएगी। एंड t हमें जो सेट दिया उसमें वो सारे f बिलोंग्स कर रहे हैं जिनके लिए f1/2 की वैल्यू f1/3 की वैल्यू के इक्वल 1/2 आती है, f1/4 f1/5 इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली f1/2n इक्वल्स टू 1/2n प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2n आएगी। देन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग बोथ s and t are singleton set, second statement is saying s is singleton set but t is 5, third statement is saying s is singleton set but s doesn't equals t singleton set but s doesn't equals to 5, and last statement is saying both are empty। so first of all अगर s सेट को देखें देन s सेट कह रहा है f1/2 पे वैल्यू 1/3 आ रही है, f1/4 पे 1/4, f1/2n पे वैल्यू 1/2n आ रही है। सो अगर आइडेंटिटी इक्वेशन से कंपेयर करें, आइडेंटिटी थ्योरम से कंपेयर करें देन f1/2n इक्वल्स टू 1/2n आ रही है। सो यहाँ से अगर कंपेयर करें देन इसे हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी थ्योरम से fz इक्वल्स टू z, देन ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा क्योंकि दोनों का लिमिट पॉइंट बिलोंग टू डी है। सो ये पूरे ओपन पूरे डोमेन में इक्वल होंगे, दैट्स व्हाई यहाँ से fz इक्वल्स टू डी आ गया। fz इक्वल्स टू डी आने की वजह से आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। आइडेंटिटी फंक्शन बन गया देन ये यूनिक सेट हो गया, यूनिक सेट हो गया देन एस हमारे पास सिंगलटन सेट होगा, एस सिंगलटन सेट है, दैट्स व्हाई यहाँ से स्टेटमेंट सी डिस्कार्ड हो गया और स्टेटमेंट डी डिस्कार्ड हो गया। जो एस को एम्प्टी बता रहे हैं सो यहाँ से ऑप्शन सी एंड डी डिस्कार्ड हो गया। अब चेक करना है टी भी हमारे पास सिंगलटन सेट होगा या 5 होगा। सो अगर टी की बात करें, टी हमें जो सेट दिया वो कुछ इसे हम आइडेंटिटी थ्योरम के स्टेटमेंट से भी प्रूफ कर सकते हैं और उसके अलावा स्वार्ट्ज लेमा में से भी कर सकते हैं। सो आइडेंटिटी थ्योरम का डिस्कशन मैंने प्रीवियस डिस्कशन में एस सेट में कर दिया है।
अब टी के लिए हम स्क्वार्ट्ज लेमा यूज में लेंगे। अगर स्क्वार्ट्ज लेमा यूज में लेते हैं देन एफ डी टू डी को एनालिटिक फंक्शन हमें दिया है, साथ ही दिया है मोड ऑफ एफ जेड। डी टू डी को एनालिटिक फंक्शन दिया देन स्क्वार्ट्ज लेमा से दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग mod of fz is less than equals to z minus z raised to the power n for every z belongs to d, एंड ऑप्शन और सेकंड रिजल्ट कहता है f raised to the power n 0 यानी f का n टाइम डिफरेंशिएशन एट 0 पॉइंट इज लेस देन इक्वल्स टू n, लेस देन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। देन हमें यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है f1/3 इक्वल्स टू 1/2। सो हमें ये जो फंक्शन दिया होलोमॉर्फिक फंक्शंस का सेट दिया, सो होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा देन एनालिटिक कहा गया, एनालिटिक और साथ में ये कंडीशन दी है। तो अगर f1/3 के लिए बात करें f1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 यहाँ से एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मोड जेड लेस टू द पावर एन आना चाहिए। सो यहाँ 1/3 रेस टू द पावर एन आ गया और एन नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, सो 1/3 लेस देन वैल्यू 1 है। सो वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू और लेस देन आती चाहिए एन से 1/3 से। सो यहाँ से 1/3 से लेस आती जाएगी, बट यहाँ से तो हमें 1/3 की वैल्यू डायरेक्टली 1/2 दी है। सो 1/2 तो लेस देन इक्वल्स टू नहीं होता 1/3 रेस टू द पावर एन की। सो ये तो कंट्रडिक्शन हो गया। ये कंट्रडिक्शन होने की वजह से एक ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड होगी f1/3 इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि fn fz इज लेस देन इक्वल्स टू z रेस टू द पावर n होगा। दैट्स व्हाई यहाँ से ऐसा कोई सेट ही बिलोंग्स नहीं करेगा, देन ऐसा सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन सेट टी हमारे पास पाई हो जाएगा। टी अगर हमारे पास पाई है देन यहाँ से डायरेक्टली स्टेटमेंट बी करेक्ट आ जाएगा जो कह रहा है एस सिंगलटन सेट है और टी पाई सेट है। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो हमने यहाँ इस क्वेश्चन में एक तो आइडेंटिटी थ्योरम काम में लिए और एक श्वार्ट्ज लेमा काम में लिए। हम चाहें तो इस सेट टी को भी आइडेंटिटी थ्योरम से ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिटी थ्योरम से करना चाहें तो आप उसे आइडेंटिटी थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो आप इस आइडेंटिटी थ्योरम से करने की ट्राई कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट f c to c be an entire function. Suppose that f equals to u plus iota v where u and v are real and imaginary parts of f respectively. Then f is constant. f constant होगा if स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है u एक्स वाई, जहाँ x z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा y बिलोंग्स टू c है, u अगर बाउंडेड हो। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अगर v बाउंडेड हो। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है u प्लस v बाउंडेड हो। एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा v बाउंडेड हो। सो अगर देखें यहाँ से ल्यूविल्स थ्योरम हमें कहती है फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू सी इज एन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। एंटायर प्लेन में बिलोंग्स करने वाले सारे सी के लिए इफ एफ जेड एनालिटिक हो और एफ जेड बाउंडेड हो, मतलब बाउंडेड का अर्थ है मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन एम, देन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक हो साथ ही बाउंडेड हो देन फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा। सो अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट है देन एफ अगर बाउंडेड है, एफ बाउंडेड है देन यू एंड वी बाउंडेड होगी, और अगर मोड ऑफ एफ जेड बाउंडेड है देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन एम आएंगे। सो यहाँ से मोड ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन एम आ जाएंगे। सो इस केस में हमारे पास आ जाएगा मोड स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन एम आने की वजह से ये बाउंडेड हो गए। सो यहाँ से स्टेटमेंट डी करेक्ट आ गया जो कह रहा है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज बाउंडेड। सो यहाँ से स्टेटमेंट डी तो हमारे पास करेक्ट आ गया क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अगर बाउंडेड है देन फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्योंकि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाउंडेड इंप्लाइज मोड ऑफ एफ जेड बाउंडेड, मोड ऑफ एफ जेड बाउंडेड इंप्लाइज एनालिटिक है ही साथ में बाउंडेड है, दैट्स व्हाई फंक्शन कांस्टेंट हो गया। सो यहाँ से स्टेटमेंट डी तो करेक्ट हो गया। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। बाकी स्टेटमेंट्स अगर डिस्कस करें देन यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एम आ गया। सो अगर बाउंडेड होगा देन हमारे पास लेस देन ये हाईएस्ट वैल्यू को डिनोट कर रहा है, हाईएस्ट वैल्यू को डिनोट कर रहा है, देन यहाँ से डिफरेंशिएशन इसका जीरो आ जाएगा। सो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं देन डेल यू बाई डेल वी टू यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस टू वी डेल यू डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा, यानी टू यू वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे टू यू डेल यू बाई डेल वाई प्लस टू वी डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। सो ये इंप्लाई कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो, del u by del y equals to 0, del v by del x equals to 0 and del v by del y equals to 0। so ये सारे जीरो होने की वजह से ये डिनोट करें u भी कांस्टेंट और v भी कांस्टेंट। सो अगर u एंड v कांस्टेंट आएंगे देन u एंड v कांस्टेंट इंप्लाइज कराए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। u कांस्टेंट होगा देन u बाउंडेड होगा, u अगर बाउंडेड है देन फंक्शन कांस्टेंट होगा, और ऑप्शन b भी करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है b अगर बाउंडेड है देन फंक्शन बाउंडेड होगा देन फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, और ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। अगर u प्लस v बाउंडेड होंगे देन फंक्शन
हमें कांस्टेंट डिनोट किया और डी हमने पहले करेक्ट कर दिया। सो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी चार ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को हमने ड्यूअल थ्योरम से सॉल्व किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग एफ हमें लेट ए इक्वल्स टू z बिलोंग्स टू c वेयर मोड ऑफ z ग्रेटर देन 1 एंड बी हमें जो सेट दिया उसमें से वो सारी c है z जिनके लिए मोड ऑफ z डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ए और बी हमें दो साइड्स दी हैं। ए के लिए तो मोड ऑफ z ग्रेटर देन 0 है और बी के लिए मोड ऑफ z डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। Then which of following are true? कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग देयर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन continuous on to function f a to b. Option b saying there is continuous one function from f b to a. Option c saying f is non-constant analytic function from f b to a, and option d saying f is non-constant analytic function from f a to b. So one by one हम options को compare करेंगे। first अगर option c अगर लेके चलते हैं then option c हमें कहता है if a f b to a there exists a non-constant analytic function from f b to a b to a पे नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है। लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी एफ बी टू एक बी टू ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है देन हमें मोड ऑफ जेड जेड वो सेट दिया है जिसके लिए मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। सो अगर फंक्शन बी टू ए है देन एफ बी इक्वल्स टू ए आएगा, एफ बी इक्वल्स टू ए आ रहा है देन ये कैसे इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ जितने भी एफ ऑफ जेड आएंगे उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि ए हमारे पास वो सेट है जिसमें सारे जेड ग्रेटर देन 1 है। सो एफ जेड ए से बिलोंग्स करेगा, एफ जेड ए से बिलोंग्स कर रहा है, देन मोड ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन 1 आएगा। सो मोड ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन 1 आएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सो हम एक अदर फंक्शन जी जेड एज्यूम करते हैं, जी जेड इक्वल्स टू 1 बाई एफ जेड अगर लेंगे तो जी जेड इक्वल्स टू 1 बाई एफ जेड लेंगे। सो एफ जेड हमारे पास एंटायर फंक्शन, अगर एफ जेड एंटायर देन 1 बाई एफ जेड भी हमारे पास एंटायर आएगा, क्योंकि मोड ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 है। मोड ऑफ एफ जेड अगर ग्रेटर देन 1 आए देन मोड ऑफ जी जेड लेस देन 1 आ जाएगा। सो एक तो एंटायर आ गया एफ जी जेड, साथ ही बाउंडेड भी आ गया। तो एंटायर प्लस बाउंडेड बाय ल्यूविल्स थ्योरम में कांस्टेंट फंक्शन आ गया। सो अगर जी जेड कांस्टेंट फंक्शन है, जी जेड इक्वल्स टू 1 बाई एफ जेड है, सो एफ जेड इक्वल्स टू 1 बाई जी जेड आ गया। सो जी जेड अगर कांस्टेंट आ गया दैट्स इंप्लाई एफ जेड भी हमारे पास कांस्टेंट आ गया। सो अगर एफ जेड कांस्टेंट फंक्शन है दैट्स इंप्लाइज, हमें यहाँ नॉन कांस्टेंट एंटायर अज्यूम किया था बट नॉन कांस्टेंट एनालिटिक आया है, नहीं कांस्टेंट आ गया, दैट्स यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए बी एंड सी। ये भी हमारे पास देयर एग्जिस्ट की बात करें, सो एटलीस्ट अगर एक काउंटर एग्जांपल हम यहाँ डिफाइन कर दें देन हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग देयर एग्जिस्ट कंटीन्यूअस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सो अगर ए टू बी कंटीन्यूअस ऑन टू फंक्शन अज्यूम करें, सो लेट अस टेक एफ जेड इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल जेड व्हेन जेड ग्रेटर देन 0 एंड 1 बाय एक्सपोनेंशियल जेड when z is less than equals to 0। so यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी के लिए हमें काउंटर एग्जांपल ले लेना है, fz equals to mod of z when z greater than 1 and 1 by mod of z if mod of z less than 1। so यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। so यहाँ से ए एंड बी तो हमने करेक्ट कर दिया और ऑप्शन डी कह रहे हैं if f is non-constant analytic function from f a to b there exists non-constant analytic function from a to b। so अगर non-constant analytic function exist करे a to b, so a हमारे पास जो सेट है उसके लिए mod of z greater than 1 है और b जो सेट है उसके लिए mod of z does not equals to 0 है। so अगर पिकार्ड-स्लेटर थ्योरम की बात करें देन पिकार्ड-स्लेटर थ्योरम कहती है every non-constant entire function omits can at most one complex number as its value। मतलब अगर किसी भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की बात करें देन उसके रेंज में से या तो पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा या फिर एटलीस्ट वो एटमोस्ट वो एक पॉइंट स्किप कर सकता है। सो एक पॉइंट स्किप करेगा देन या तो रेंज पूरी सी आएगी या फिर रेंज आएगी जेड माइनस सी। देन ऐसा फंक्शन हमारे पास नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है कि ऐसा डी भी करेक्ट होगा कि हाँ एक ऐसा नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एफ ए टू बी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक होते हैं। ए बी एंड डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गए। सो या नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेट h equals to z where z equals to x plus iota y belongs to c mod y greater than 0 be the upper half plane। upper half plane या साथ ही d equals to z belongs to c where mod of z less than 1 be the open unit disk। suppose that f is a Mobius transformation which maps h conformably onto d। suppose that f to y equals to 0। pick each correct statement from below।
So first statement is saying f has simple pole at z equals to 2i. Second statement is saying f satisfy f minus I equals to 1. Third statement is saying f is an essential singularity at z equals to 2. And last statement is saying f 2 plus 2i equals to 1 by 5 factor root of 5. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो है एच कन्फर्मली मैप कर रहा है, अपर हाफ प्लेन मैप कर रहा है ओपन यूनिट डिस्क पे. सो अगर अपर हाफ यूनिट डिस्क पे मैप करता है तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है. ऐसे फंक्शन को हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं जहाँ अपर हाफ प्लेन डायरेक्टली ओपन डिस्क पे अगर मैप करता है देन ऐसा फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा जेड माइनस अल्फा बाई जेड माइनस अल्फा बार होता है वेयर अल्फा बिलोंग्स टू एच होता है. अगर लोअर हाफ प्लेन भी है हमारे पास, लोअर हाफ प्लेन भी अगर हमारे पास डायरेक्ट ओपन यूनिट डिस्क पे मैप करता देन उसके लिए भी हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला कम में ले सकते थे. तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है डायरेक्ट रिजल्ट से z इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आइटा z z माइनस अल्फा z माइनस अल्फा बार की फॉर्म में होगा फंक्शन. सो यहाँ से अब अगर गिवन फंक्शन में क्वेश्चन में देखें देन यहाँ से दिया f2i इक्वल्स टू 0. सो f2i इक्वल्स टू 0 जब 0 होगा सो एफ ऑफ 2i इक्वल्स टू 0. यहाँ से इस फंक्शन में z की जगह 2i पुट करेंगे. अगर 2i पुट करें देन वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा 2i माइनस अल्फा बाई 2i माइनस अल्फा बार इक्वल्स टू 0. सो ये इम्प्लाई कर रहा है एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो नॉन जीरो फंक्शन है. तो यहाँ से 2i माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 आएगा. 2i माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई कर रहा है अल्फा इक्वल्स टू 2i. सो अल्फा इक्वल्स टू 2i आ गया हमारे पास यहाँ से इस फंक्शन में. सो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 2i पुट करेंगे देन एफ ऑफ जेड सिंप्लीफाई हो जाएगा. एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा जेड माइनस 2i ओवर z माइनस 2i बार. सो z माइनस 2i बार इम्प्लाई करेगा z प्लस 2i. सो यहाँ से अगर फंक्शन को देखें ये फंक्शन हमारे पास z टेंस टू माइनस 2i पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो z टेंस टू माइनस 2i पे अगर ये फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है देन यहाँ से क्योंकि यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा z प्लस 2i में. सो z प्लस 2i में सो z टेंस टू माइनस 2i पे डिनोमिनेटर 0 में चला जाएगा. दैट्स वाई यहाँ से ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा z टेंस टू माइनस 2i पे. सो ये सिंगलटन पॉइंट है. सो सिंगल पॉइंट है दैट्स वाई ये आइसोलेटेड पॉइंट होगा. आइसोलेटेड पॉइंट हो गया तो ये इम्प्लाई करा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी. आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आ गई यहाँ से z टेंस टू माइनस 2i पे. अब लिमिट z टेंस टू माइनस 2i z प्लस 2i बाई एफ जेड इंटू एफ जेड एग्जिस्ट करा फाइनाइटली क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे z प्लस 2i से अगर इंटू करेंगे देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से यहाँ से. सो यहाँ से इसमें अगर z टेंस टू माइनस 2i वैल्यू पुट करते हैं देन फाइनाइट वैल्यू आएगी. सो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी. दैट्स वाई यहाँ से सिंपल पोल आ गया. सिंपल पोल एट z टेंस टू माइनस 2i. सो अगर सिंपल पोल है देन अगर क्वेश्चन को देखें f है सिंपल पोल एट z टेंस टू 2i और ऑप्शन सी का f इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z टेंस टू z इक्वल टू माइनस 2i. सो आपस में कंट्राडिक्ट है. सो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी की अगर बात करें ऑप्शन बी कह रहा है एफ आई इंटू एफ माइनस आई बार इक्वल टू 1. सो एफ आई यहाँ से निकाल लेंगे. हमने जो फंक्शन निकाला है इसमें एफ जेड की जगह आई पुट करके एफ आई की वैल्यू निकाल लेंगे. एफ आई की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर आएगी -1/3 एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा. सिमिलरली एफ माइनस आई की वैल्यू निकाल लेंगे. सबसे पहले एफ माइनस आई की वैल्यू निकालेंगे. एफ माइनस आई पे वैल्यू निकालते हैं देन वैल्यू आती है -3 एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा. देन यहाँ से एफ माइनस आई बार आएगा -3 एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा. सो एफ आई इंटू एफ आई बार आएगा हमारे पास. यहाँ से एफ आई ये है एफ आई बार ये है. सो इन्हें इंटू करेंगे देन यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी 1. सो राइट हैंड साइड मैच होगी. तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया. ऑप्शन ई और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट आ गए. ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया था. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी एफ आई मॉड्यूलस ऑफ एफ 2 प्लस 2i इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ एफ 2 प्लस 2i की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा इंटू 2 प्लस 2i माइनस 2i ओवर 2 प्लस 2i प्लस 2i. तो यहाँ से 2i कैंसिल आउट हो जाएगा. नोमिनेटर में वैल्यू आएगी 2/2 प्लस 4 आइटा 2 को मान के कैंसिल आउट कर देंगे देन वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा बाई 1 प्लस 2. तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा का मॉड्यूलस आएगा 1 और 1 प्लस 2i का अगर मॉड्यूलस लेंगे देन वैल्यू आएगी √5. तो यहाँ से वैल्यू आएगी मॉड्यूलस की 1/√5 देन ऑप्शन डी भी यहाँ से करेक्ट हो गया. सो यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन ए बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. दिस क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फंक्शन हमें दिया एफ जेड इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 of 1/x minus z whole square into dx where imaginary of z greater than 0. Then there exists a
Meromorphic function gz on C that agrees with fz when imaginary of z greater than 0 such that, यहाँ dz के पोल्स के बारे में बात की, dz में कौन से पॉइंट पे किस टाइप का पोल एग्जिस्ट करेगा. सो अगर स्टेटमेंट को देखें, then there exists a meromorphic function gz on C that agrees with fz when image of z greater than 0. सो ये एग्री कर रहा है fz पे जब इमेज ऑफ z ग्रेटर देन 0, इमेजनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है, देन ये इम्प्लाई कर रहा है बाय आइडेंटिटी थ्योरम. आइडेंटिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं अगर किसी भी फंक्शन में किस पॉइंट पे दो फंक्शन इक्वल हो रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू जी जेड व्हेन, और उनका लिमिट पॉइंट उसी सेट में डोमेन में बिलोंग्स करा है, देन फंक्शन थ्रू आउट उसी पॉइंट पे उस फंक्शन के इक्वल होगा. बाय आइडेंटिटी थ्योरम हम कह सकते हैं अगर एफ जेड हमारे पास ये आ रहा है, इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 2 ऑफ 1 बाई एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर डी एक्स. अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन एफ जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1 बाई 2 माइनस जेड प्लस 1 बाई 1 माइनस जेड. सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे देन एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड आ रहा है व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0. देन बाय आइडेंटिटी थ्योरम वी कैन से दैट एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी. तो ये कम्प्लीटली इसके इक्वल होगा. दैट्स वाई यहाँ से जी जेड हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई जेड 1 माइनस जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 2. तो अगर इस फंक्शन को देखें यहाँ से जेड इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू 2 पर सिंगुलरिटी है और वो भी सिंपल पोल्स है, क्योंकि यहाँ से अगर लिमिट जेड टेंस टू 1 लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू जी जेड अगर निकालते हैं देन फाइनाइट वैल्यू आते हैं. सिमिलरली लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 इंटू जी जेड करते हैं तो भी फाइनाइट वैल्यू आती है. दैट्स वाई यहाँ से ये जी जेड की z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2 आर सिंपल पोल्स. अगर क्वेश्चन से देखें देन ऑप्शन सी कह रहा है z इक्वल्स टू 1 एंड 2 आर सिंपल पोल्स ऑफ जी जेड. ये भी करेक्ट है. ऑप्शन डी कह रहा है जी 1 एंड 2 आर सिंपल पोल्स ऑफ जी जेड. सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ऑप्शन अगर डी की बात करें, ऑप्शन ए और बी की बात करें, ऑप्शन ए और बी वन इन्फिनिटी को सिंपल पोल, इन्फिनिटी को पोल बता रहे हैं, बट इन्फिनिटी तो यहाँ से कोई पोल है ही नहीं. दैट्स वाई इन्फिनिटी में यहाँ सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करी. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. इन द सिमिलर मैनर यहाँ भी इन्फिनिटी की बात हो रही है. दैट्स वाई ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन. सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2016 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4 क्वेश्चन पार्ट बी एंड 4 क्वेश्चन पार्ट सी से तो टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस करिए. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.